हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 एसएसटी यानी सोशल साइंस के लिए 15 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कराएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जो है तो कंटेंट बेस पे क्वेश्चन हमने लिया है, यानी जो सीटेट पेपर एसएसटी में कंटेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जो है कंटेंट वाली यानी हिस्ट्री के क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो आइए देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। यानी तमिलनाडु का एक जिला है, उसका नाम है चिंगलेपुट। तो चिंगलेपुट जिले में उत्तरमेरूर के शिलालेख में, उत्तरमेरूर का एक शिलालेख है तथा उसमें निर्धारित नियम है कि कौन से लोग जो हैं तो वो सभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। यानी शिलालेख में एक नियम निर्धारित किया गया है कि ऐसे लोग सभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे लोग जो हैं तो सभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में देखिएगा कि वे जिनके अपने घर थे, यानी वे लोग जिनके अपने घर थे तो वो लोग जो है सभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। या अगला देखिएगा कि वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था, यानी वे लोग जो जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था तो वे लोग जो है सभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। या अगला देखिएगा कि 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग, यानी जिनकी आयु 35 से 70 वर्ष की हो गई है तो वे लोग जो हैं सभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। या अगला देखिएगा कि वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग, यानी वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग तो सभा का सदस्य नहीं बन सकते हैं। तो आइए देखिएगा कि तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले में उत्तरामेरूर के शिलालेख में जो निर्धारित नियम था तो उस नियम के अनुसार सभा के सदस्य कौन नहीं बन सकते हैं। तो देखिएगा कि उस नियम के अकॉर्डिंग, उस नियम के अनुसार तो वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था, वे लोग जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था तो वे लोग सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि दंतदुर्ग, यानी दंतदुर्ग नाम का एक व्यक्ति है जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया, वह था। तो दंतदुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया तो पहला है चोल राजा था, सेकंड है प्रतिहार प्रधान था, या राष्ट्रकूट प्रधान था, या पल्लव प्रधान था। तो देखिएगा कि दंतदुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया तो वो एक राष्ट्रकूट प्रधान था, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि चोल साम्राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी। यानी चोल साम्राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए तो कौन सी एक शर्त नहीं थी। तो पहले वाले ऑप्शन में देखिएगा कि उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी ये शर्त नहीं थी चोल साम्राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए। या अगला है कि उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। या अगला देखिएगा कि उनके पास अपना घर होना चाहिए। या नेक्स्ट है उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिएगा कि चोल साम्राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए तो एक शर्त ये नहीं थी कि उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी ये शर्त नहीं निर्धारित की गई थी कि उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित में से, चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। यानी चोल मंदिरों के बीच में विषय में तो कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, यानी ये कथन सही है। या लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी, यानी ये कथन सही है। या अगला देखिएगा कि चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए, यानी ये कथन सही होगा। या नेक्स्ट है कि जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए, यानी ये कथन सही होगा। तो आइए देखिएगा कि कौन सा कथन सही होगा चोल मंदिरों के विषय में।
तो चोल मंदिरों के विषय में यही कथन सही है कि चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। यानी चोल मंदिरों के विषय में तो पहला वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है तो सही हो जाएगा कि चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन 3 राजवंशों के बीच चला। यानी 3 पक्ष का संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज पर लंबे समय तक तो किन किन राजवंशों के बीच चला था। तो पहला है कि गुर्जर, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट और चोल। यानी कन्नौज पर लंबे समय तक तो गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोलों का जो है तो त्रिपक्षीय संघर्ष चला था, या पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, या गुर्जर, प्रतिहार तथा पाल और चोल, या अगला देखिएगा कि राष्ट्रकूट, चोल और पाल। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष ये चला था पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार राजवंशों के बीच चला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए क्यों स्थानांतरित किया। तो पहला है कि अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। यानी दौलताबाद जो था तो वो बीच में स्थित था, वहाँ सारी सुविधाएं मौजूद थी। तो इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था, इसीलिए जो है तो इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित किया। या देखिए अगला है कि मंगोलों से बचने के लिए, या दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए। तो आइए देखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित इसलिए किया कि अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी केंद्र में स्थित था तो उनको जो है सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी और उनकी सुरक्षा भी होगी। तो इसीलिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित किया। अब आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे क्या कहा जाता है। यानी जिसे डाट के रूप में जाना जाता है। तो देखिए कि राम रहीम आंदोलन, या खिलाफत आंदोलन, या खुदाई खिदमतगार आंदोलन, या पख्तून आंदोलन। तो देखिएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, तो जिसे कहा जाता था, यानी जिसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में जाना जाता था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए एक संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डाट को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो देखिए किसे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण पारित स्वराज जो है 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद तो डाट को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो पहला है कि 15 अगस्त 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, 1 जनवरी 1930 को, या 2 अक्टूबर 1930 को। तो कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज यानी 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। पहला है सविनय अवज्ञा, खिलाफत, असहयोग, या स्वदेशी। तो आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को असहयोग आंदोलन के रूप में जाना जाता था, यानी असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड।
अब आइए देखिएगा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि। तो देखिए कि रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध क्यों किया गया था। तो पहला है कि इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया था। यानी रॉलेट अधिनियम, रॉलेट एक्ट 1919 का विरोध इसलिए किया गया। अब अगला है कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया था। या अगला है कि इसने भारतीयों के हथियार रखने पर रोक लगाई थी। या नेक्स्ट है कि इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया था, पुलिस को और अधिक अधिकार दिए थे। तो देखिएगा कि रॉलेट अधिनियम यानी रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि देखिएगा इसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जो है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आइए देखते हैं कि इसका विरोध क्यों किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया था तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है कि 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। यानी उनकी धारणा थी कि शिक्षा से स्त्रियां जो है बिगड़ जाएंगी। ये धारणा 19वीं शताब्दी के दौरान था। तो पहला है कि उपरोक्त वाक्य में बिगड़ जाना शब्द का अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। यानी बिगड़ जाना शब्द का संदर्भगत अर्थ बताने वाला, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है तो ये सही होगा। तो पहला है कि यह उन्हें और अधिक धन देगा। यानी शिक्षा से स्त्रियों को और अधिक धन मिलेगा। या शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती। या अगला है कि वे अपवित्र हो जाएंगी। या नेक्स्ट है कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। तो देखिए कि 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। अब इसमें देखिएगा कि बिगड़ जाना शब्द का निम्नलिखित में से कौन था कथन, मतलब उनकी धारणा के अनुसार तो कौन सा कथन जो है सही होगा। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती हैं। यानी शिक्षा के कारण स्त्रियां जो हैं तो उनकी यही धारणा थी कि वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाएंगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था। यानी वो कौन सी विदुषी थी जिन्होंने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था। तो आइए देखते हैं कि कौन थी वो विदुषी। पहला है कि ताराबाई शिंदे, राज सुंदरी देवी, पंडिता रामाबाई। या अगला है कि बेगम रुकैया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उस विदुषी का नाम है ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे ने ही जो है तो स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था। तो सही उत्तर इसका ताराबाई शिंदे। अब अगला क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया। यानी कौन थे वो 19वीं सदी में कि जिन्होंने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया। तो पहला है कि रुकैया सखावत हुसैन, या मुमताज़ अली, या सैयद अहमद खां, या फोर्थ है कि जियाउद्दीन बरनी। तो देखिए कि 19वीं सदी में निम्नलिखित में से इसमें पूछा गया है कि किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया। तो महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क देने वाले वो हैं मुमताज़ अली। मुमताज़ अली इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथा कथित निम्न जातियों से। तो आइए देखते हैं कि किसने कहा था
कि जो है उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। तो पहला है कि घासीदास ने, यानी घासीदास ने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध तो देशज लोगों से है। तो देखिए घासीदास ने कहा था, या ज्योतिबा राव फुले ने, या अगला है कि श्री नारायण गुरु ने, या हरिदास ठाकुर ने। तो इसका सही उत्तर है ज्योतिबा राव फुले ने। ज्योतिबा राव फुले ने ही कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी इस वीडियो का सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला है कि त्वारीख, देखिएगा त्वारीख के विषय में, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला है कि त्वारीख के लेखक शासकों के अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। या अगला है कि लेखकों द्वारा त्वारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई। या नेक्स्ट है कि ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई। या अगला है कि त्वारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो पाराद ही नगरों में रहे। तो आइए देखिएगा इसका आंसर क्या होगा कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई त्वारीख के विषय में तो कौन सा कथन सही है। तो ये कथन सही है कि त्वारीख के लेखक शासकों के अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।